में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच रही है? इतनी, हाँ चलिए, अच्छी बात है। इतनी सूचना देने के बाद भी अभी संख्या बल हम लोगों की पर्याप्त नहीं हुई है, जबकि हमारी सूचना थी कि मैं पढ़ाऊंगा ही। तो हम लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा करके अब बढ़ रहे हैं बच्चे। मैंने एक पीडीएफ भेजा है आप सबको, संभवतः उस पीडीएफ को आपने देखा होगा। उस पीडीएफ को मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ग्रुप में भेजा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसी पीडीएफ को मैंने भेजा है इस पर भी, क्या कहते हैं, पीडीएफ वाले ग्रुप में। मैंने 3 ग्रुपों में ये पढ़ा हुआ है। उसे आप देख लीजिएगा ठीक से। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं जिससे हमें आज केंद्रीय सचिवालय को समझने में बड़ी सहूलियत होगी, बहुत आसानी होगी कि क्या है केंद्रीय सचिवालय की संरचना, केंद्रीय सचिवालय किसे कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी आधार भूमि को जब हम जान लेंगे तो हम केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सचिवालय को बहुत भली भांत समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने उसे देखा जो हमने भेजा था ग्रुप में जो हमने भेजा है, मेरे विद्यार्थियों ने देख लिया है? सर, यस सर। अच्छा, ओके ओके। तो आप लोगों ने देखा है और आज हमारा टॉपिक भी है केंद्रीय सचिवालय। तो पहले मैं सीधे सचिवालय पर वार्ता नहीं करूंगा, केंद्रीय सचिवालय की वार्ता नहीं होगी, बल्कि पहले हम लोग प्रशासन को समझ के तब हम सचिवालय को समझेंगे और तब हम केंद्रीय सचिवालय की क्या भूमिका है, केंद्रीय सचिवालय किसे कहते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी पेन और अपनी कॉपी को भी रेडी रखिए और उस रेखांकन पर अपना ध्यान आकर्षण कीजिए। उस रेखांकन को अपने किसी पेन में, किसी पेन से अपने कॉपी पर खींचिए। तो बीच में हमने बनाया है कैबिनेट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिमंडल का जो ऑफिस होता है, मंत्रिमंडल का जो लिखने पढ़ने वाला मुख्य भाग होता है कि आज मंत्रिमंडल में क्या होगा, कौन से विषय उठाए जाएंगे, उसका एक सचिवालय होता है जिसे हम मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके पहले कि हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर हम लोग वार्ता करें, उसके पहले हम लोग ये समझने और जानने का प्रयास करें कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, भारत के प्रशासन का संचालन और जो उसकी पद्धति है, जिस तरीके से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें पहले संसद का निर्वाचन होता है और आप सबको याद होगा इसमें पहले क्या होगा? संसद का निर्वाचन होगा। और संसद के कितने सदन हैं? संसद के व्यवस्थापिका कहते हैं उसके, हाँ वेरी गुड, व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं या संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन हैं। पहले को क्या कहेंगे? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा।
इसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? उच्च सदन निम्न सदन। और निम्न सदन। उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। इतनी बात समझ में तो आई गई आप सबके? यस सर। तो अब दोनों सदनों के निर्वाचन पर देखिए, ध्यान केंद्रित करिए। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें जितने सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं वो राज्य की विधान मंडलों से जाते हैं, अर्थात विधानसभाओं से जाते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है वही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। ठीक। अब दूसरे सदन के निर्वाचन को देखिए। दूसरा सदन है निम्न सदन, और निम्न सदन अर्थात लोकसभा का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रीति से करती है। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि जहां पर संसदीय लोकतंत्र है या जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे भारत में, ब्रिटेन दुनिया में संसदीय शासन व्यवस्था का रोल मॉडल है, अनुपम उदाहरण है। दूसरे शब्दों में संसदीय शासन व्यवस्था का आरंभ ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से होता है। तो उसमें व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, एक को कहते हैं उच्च सदन, एक को कहते हैं निम्न सदन। भारत में उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। यह भारतीय गणराज्य के प्रांतों का या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको हम राज्यसभा कहते हैं। और इसमें जनता द्वारा निर्वाचित राज्य विधानमंडल के जनता द्वारा निर्वाचित, उसे विधानमंडल कहते हैं। और वो 5-6 जगह पर ही केवल विधान परिषद है, लेकिन हर जगह बाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो विधानसभा नहीं किया गया है, विधानमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। तो राज्य उच्च सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है और उसको राज्य के विधानमंडल के सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, अर्थात विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा को निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यह अस्थायी सदन होता है, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सदन हो गया राज्यसभा। दूसरा हो गया निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को पूरे भारत की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे भारत में 545 क्षेत्र हैं लोकसभा के, वह विभाजित कर दिया गया है और उसका निर्वाचन किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रीति से निम्न सदन का निर्वाचन करती है और यह बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है, अर्थात एक लोकसभा क्षेत्र में जिस पार्टी के उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है, वह प्रत्याशी जीता हुआ माना जाता है। तो ये लोकसभा हो गया। और लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को 1/2+1 आधे से एक अधिक, उसे हम क्या कहते हैं? आधे से एक अधिक को उसे कहते हैं हम बहुमत। क्या कहते हैं? बहुमत। तो जिस पार्टी दल को या गठबंधन को आधे से एक अधिक संख्या प्राप्त हो जाती है वह दल या गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक, इतनी बातें हम लोग समझ गए कि जिस पार्टी या दल को आधे से अधिक संख्या प्राप्त हो जाती है वह दल या पार्टी सरकार का निर्माण करती है। अर्थात उस दल को 1/2+1 का उस राजनीतिक दल को, उस गठबंधन को
आधे से अधिक जब संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह दल या गठबंधन अपनी सरकार का निर्माण करता है। अब सरकार के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? जिस दल को या गठबंधन को कई दलों को मिलकर के वो बहुमत आ जाए, वह अपना एक नेता चुनता है। वह संसदीय दल, चाहे वो गठबंधन का हो अथवा एक दल की सरकार हो, एक ही दल जीत गया हो, वह अपना एक नेता चुनता है। सारे लोकसभा के सदस्य, चाहे वो गठबंधन से जीते हों, 1/2+1 बहुमत प्राप्त किए हों गठबंधन के माध्यम से, या अकेले किसी पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, अर्थात 545 के आधे से एक अधिक, अर्थात 273 का जादुई अंक जिसने प्राप्त कर लिया है उसकी सरकार बनेगी। अब वो सरकार, प्रशासन कैसे बनेगा? प्रशासन ऐसे बनेगा कि वह गठबंधन या वह पार्टी अपना एक लोकसभा का नेता चुनेगी कि हम इनको नेता चुनते हैं, और इस जैसे ही वह गठबंधन या सिंगल पार्टी ही अपना नेता चुन के राष्ट्रपति के पास नाम प्रेषित कर देता है, भेज देता है कि लोकसभा में हमें बहुमत प्राप्त हुआ है, तो वह दावा राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयुक्तों को बुला के पूछते हैं कि हर पार्टी की पोजीशन क्या है, और जब क्लियर कट मैंडेट, क्लियर कट जनादेश, स्पष्ट जनादेश किसी एक पार्टी के पक्ष में होती है, तो उस विधायक दल ने, उस संसदीय दल ने अपना जो नेता चुना होता है, उस नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात सभी लोग समझ गए हैं? यस सर। यस सर। ओके ओके, तब अब केंद्रीय मंत्रिमंडल समझना आपके लिए बहुत हो गया आसान। अब जब वह प्रधानमंत्री निर्वाचित हो जाता है, प्रधानमंत्री में सॉरी, निर्वाचन शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। जिस पार्टी या दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, वह दल या गठबंधन अपना नेता चुन लेता है, और उस नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अब हाँ, नियुक्त कर दिया जाता है। गुड। प्रधानमंत्री जब नियुक्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, तो यहीं से प्रशासन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहीं से प्रशासन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि हमें एक मंत्रिमंडल का निर्माण करना है। वह मंत्रिमंडल ही आपको परामर्श देगा और उसी के अनुसार आपको प्रशासन करना है। तो हमारे मंत्रियों की ये सूची है, मंत्रियों की ये सूची है, और ये मंत्रियों की सूची है, और इसमें इन मंत्रियों की सूची में इनको आप मंत्री बना दीजिए। एक चीज मुझसे मिस हो गया है, वो आपको इसके बाद पीडीएफ बना के फिर डाल देंगे उसको। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे मंत्रिपरिषद में काउंसिल मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इतने मंत्री होंगे। अब वह मंत्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है कि वह लोकसभा लोकसभा के 1/10 से अधिक नहीं होगी। यह निर्धारित कर दिया गया है। यह निर्धारित कर दिया गया है कि इससे ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा। तो जब इतनी बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं कि मंत्रिमंडल में ये व्यक्ति सम्मिलित होंगे, तो अपना पेन कॉपी आप सब खोल लीजिए। प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के निर्माण में। आप मंत्रिपरिषद लिखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर सेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद में इतने मंत्री होंगे।
प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे मंत्रिपरिषद में इतने मंत्री होंगे। ऊपर लिखिए मंत्रिपरिषद, अंग्रेजी वाले लिख लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो परामर्श देते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद। वह व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को परामर्श देता है कि हमारे मंत्रिपरिषद में इतने लोग सम्मिलित होंगे। ऊपर लिखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नीचे लिखिए पहले प्रकार के मंत्री। मंत्रिपरिषद, उसके नीचे लिखिए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। पहला मंत्रिपरिषद लिखिए, उसके बाद पहला लिखिए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स। कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स। दूसरा लिखिए स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, अंग्रेजी वाले स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसकी हिंदी होती है। दूसरा लिख लिया आपने राज्य मंत्री स्वतंत्र। तीसरा लिखिए राज्य मंत्री। तीसरा लिखिए राज्य मंत्री। तीन हो गया कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स। दूसरा हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तीसरा हो गया राज्य मंत्री। चौथा हो गया उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। जैसे उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दो हैं, केशव प्रसाद जी मौर्य और दिनेश शर्मा। वैसे ही डिप्टी मिनिस्टर रखे जा सकते हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री है, उप मंत्री नहीं है। उप मंत्री भी कई बार होते हैं। उप मंत्री। और नीचे पांचवा लिख लीजिए संसदीय सचिव। पांचवा लिख लीजिए संसदीय सचिव। पांचवा हो गया संसदीय सचिव। अब आपने ऊपर लिखा मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री, फिर उसके नीचे लिखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नीचे लिखा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के आपने नीचे लिखा उप मंत्री। पांचवा हो गया, चौथा हो गया। और पांचवा लिखा संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये मंत्रियों के इतने स्तर हैं। जवाहरलाल नेहरू 5 प्रकार के मंत्री रखते थे, ऊपर से नीचे जो मैंने दिखाया है। बाद के इंदिरा गांधी भी मंत्रिमंडल में 5 प्रकार के मंत्री दिखाई दिए बहुत लंबे समय तक। फिर इंदिरा जी के बाद और अटल बिहारी वाजपेयी के पहले तक उप मंत्री तक की प्रक्रिया थी। यहां तक कि नरसिंह राव ने भी उप मंत्री रखा था। अटल जी ने उप मंत्री और संसदीय सचिव के प्रचलन को समाप्त कर दिया। और ये ध्यान, कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से नहीं होता है। और एक बात मैं और आप सबको स्पष्ट कर दूं और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए कि मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, जिसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, यह बहुत मात्रा में रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होती है। इसमें रीति रिवाज, परंपरा, संविधान में तो इतना ही लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे सलाह के और कह रहा है। मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति केवल एक बार वापस कर सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल पुनः मैं बार बार मंत्रिमंडल शब्द कह दे रहा हूं, अगर मंत्रिपरिषद पुनः वही परामर्श भेजता है तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और तीसरा कहा गया 74 में कि इस मंत्रिमंडल के परामर्श को भारत के किसी भी न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में कहा गया राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और के परामर्श पर करेगा, ये 75 में कहा गया। और मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 545 है वर्तमान में, और इसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होगा। यही भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार लिखा गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि रीति रिवाज परंपरा के कारण प्रधानमंत्री देश का सबसे सर्वशासी शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारी होता है। केवल कहीं पर भी पूरा संविधान प्रधानमंत्री के शक्ति अधिकार के विषय में मौन है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री किसी भी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली, या यूं कहें कि शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र, सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र प्राइम मिनिस्टर ही होता है। थोड़ा सा खांसी की वजह से पढ़ाने में असुविधा हो रही है, लेकिन खैर यह असुविधा बड़ी बाधा नहीं है। तो प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है और उसके अधिकार एवं शक्तियों के विषय में पूरा संविधान मौन है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान में भी बहुत कुछ रीति रिवाज परंपरा से चलता है। बहुत कुछ रीति रिवाज और परंपरा से चलता है। मैंने आपको मंत्रियों के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार आपको मंत्रियों को बताए हैं। मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र भार, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव। इसका कहीं संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान पूरी तरह मौन है। यह भी रीति रिवाज और परंपराओं का परिणाम है। अब देखिए, कैबिनेट स्तर से लेकर के और संसदीय सचिव तक ये जो मंत्रियों की फेहरिस्त है, यह जो मंत्रियों की लिस्ट है, वह क्या है? इसी को कहते हैं, पूरे को, मंत्रिमंडल स्तर से लेकर के और संसदीय सचिव तक, इस पूरी श्रृंखला को, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ, गुड, मंत्रिपरिषद। इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसे आप लिख लीजिएगा, एरो बना करके ऊपर से नीचे लिख लीजिएगा। लेकिन संविधान में, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और मुझसे मिलने आज
दो बच्चे आए थे, वो बड़ा नियमित कक्षाओं में रहते हैं। एक मौर्य है, नाम मैं भूल रहा हूँ, और एक वो कहा कि आप हमारा नाम हमेशा गलत बोलते हैं। वो कौन बच्चा है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है क्लास में अपने हो आज। तो उनको हमने कहा कि आप बेयर एक्ट खरीदो, संविधान को ठीक ढंग से जानने के लिए और कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। अफसर अली की क्या आप है उसका नाम, मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला, और मौर्य है अपना। तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग संविधान में बार बार होता है। अब हमें समझना क्या है कि भारत का वास्तविक प्रशासन कौन करता है। तो अब ऊपर लिख लीजिए, जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं वही भारत का मुख्य प्रशासन होता है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही भारत का मुख्य प्रशासन होता है। क्लियर? जो मंत्रिमंडल होता है वही भारत का प्रशासन चलाता है, भारत का भाग्य वही लिखता है। और उस मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आपके मन में होगा तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या आवश्यकता होती है। तो पहले आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर दूं। मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री ही वास्तविक प्रशासन चलाता है। प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होंगे उन्हें ही नीति निर्माण, निर्णय निर्माण का अधिकार है, और वही प्रशासन है भारत का। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र भार, राज्य मंत्री से कैपेसिटी थोड़ी सी अलग होती है। और पहले मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को जान लें, वही भारत का वास्तविक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही भारत के प्रशासन का संचालन करते हैं। भारत के प्रशासन को संचालित करने का अधिकार मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों को ही होता है। चाहे कपड़ा मंत्रालय का निर्णय लेना हो, उसमें सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। और मैंने मंत्रिमंडल की एक और परंपरा बताई है कि जो व्यक्ति, फर्स्ट ईयर से ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के विचारों से सहमत नहीं है उसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री से मतभेद है या मनभेद है तो उसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अगर उसे विरोध भी करना है प्रधानमंत्री का तो उसे मंत्रिमंडल से बाहर चले जाना चाहिए। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की मान्य परंपरा है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की मान्य परंपरा है। तो मंत्रिमंडल ही वास्तविक प्रशासन है। चाहे किसी विभाग से संबंधित निर्णय लेना हो, विदेश का हो, वित्त का हो, वाणिज्य का हो, कोई भी, उसका निर्णय सामूहिक रूप से यही मंत्रिमंडल लेता है। कौन लेता है? इसका निर्णय सामूहिक रूप से इसी मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई, आप समझ में आ गई। उसका निर्णय कौन लेगा? भारत का यही मंत्रिमंडल। उसमें सारे मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, हर विभाग के मंत्री सम्मिलित होते हैं, और वो किसी भी पूरे देश के प्रशासन के लिए निर्णय करने का अधिकार इसी मंत्रिमंडल नामक संस्था को या इंस्टीट्यूशन को, निकाय को होता है। यही भारत का भाग्य विधाता निकाय है। यही सर्वोच्च शक्ति और सत्ता का केंद्र है। भारत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार इसी मंत्रिमंडल में निहित होता है। अब इतनी बातें मंत्रिमंडल, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कैबिनेट। कैबिनेट इज एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन।
भारत का मंत्रिमंडल ही भारत का प्रशासन है। स्पष्ट हो गया। सारे विभाग के मंत्री जो कैबिनेट स्तर के हैं वही नीति संबंधी निर्णय लेंगे, वही देश के प्रशासन का संचालन करेंगे। क्लियर? चाहे वो किसी मंत्रालय से संबंधित निर्णय लेना हो। अब ये बात स्पष्ट हो गई तो राज्य मंत्री स्वतंत्र भार समझ में आ जाएगा। अब जैसे रक्षा मंत्री है तो उसके नीचे रक्षा राज्य मंत्री होते हैं, ठीक। चाहे तो रक्षा उप मंत्री भी प्रधानमंत्री रख सकता है, लेकिन नहीं रखे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री ने। लेकिन 2-3 रक्षा राज्य मंत्री होते हैं, 3 रक्षा राज्य मंत्री होते हैं। वह रक्षा मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे किसी को इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, किसी को कह दिया गया कि हमारी रक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा किसी को दे दिया गया, किसी को थल सेना, किसी को जल सेना, किसी को वायु सेना के संबंधित कार्यों को देखने के लिए दे दिया गया, किसी को सैनिकों के आवास पुनर्वास का मामला दे दिया गया। ये सारी बातें प्रधानमंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। तो राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर के कृत्यों में, कार्यों में सहयोग और सहायता करने के लिए राज्य मंत्री हो सकते हैं, होते हैं। वर्तमान में राज्य मंत्री तक ही है। अब पहले के प्रधानमंत्रियों में उप मंत्री और संसदीय सचिव तक होते थे उस विभाग में। क्लियर? जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, न तो कैबिनेट मिनिस्टर है न तो राज्य मंत्री है, उसकी स्थिति बीच की होती है। जिस विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र भार होता है उस विभाग में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। यही केवल एक अंतर है, वही एक केवल अंतर है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र भार कैबिनेट के बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है। उसमें शामिल कौन होंगे? केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही कैबिनेट में सम्मिलित होंगे। कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर ही कैबिनेट में, अर्थात मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेंगे। दूसरा कोई व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल ही वास्तविक प्रशासन है भारत का। क्लियर? कितनी बात आपके समझ में आ गई? तो एक चीज हो गया कि जिस विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रखा जाता है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है। प्रधानमंत्री जिसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देते हैं उसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रखते हैं। नीचे राज्य मंत्री हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का व्यक्ति मंत्रिमंडल की बैठक में सम्मिलित प्रायः नहीं होता है, एकदम सम्मिलित नहीं होता है। उसे उस दिन मंत्रिमंडल में बुलाया जाता है जिस दिन उसके विभाग से संबंधित कोई नीतियां बनानी हो या निर्णय करना हो। एक दिन सम्मिलित होगा जब उसके विभाग से संबंधित नीतियां बनानी हो, तब उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को बुला दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज को। वो मंत्रिमंडल की बैठकों में, मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेगा उतने समय तक जब तक उससे संबंधित कोई निर्णय करना हो। उसको बुला लिया गया, उसके विभाग से संबंधित निर्णय समाप्त हुआ, तब उसे तुरंत मंत्रिमंडल के बैठक से बाहर जाना होता है। यही उसका एक विशेष कार्य है कि वह मंत्रिमंडल की बैठक, जब मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियां बनाता है या निर्णय लेता है, तो उसे अपने विभाग संबंधी निर्णयों के लिए मंत्रिमंडल में बुलाया जाता है। यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। न तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, न तो राज्य मंत्री है। वह केवल उससे संबंधित अगर कोई निर्णय होगा तो वो मंत्रिमंडल की बैठक में बुला लिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की स्थिति यही है कि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। और जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है
उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, और उस विभाग से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, प्रशासनिक निर्णय, नीति संबंधी निर्णय लेना हो, अथवा कोई निर्णय का निर्माण करना है, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कोई पॉलिसी मेकिंग करना है, तो उसे बुलाया जाएगा। इसीलिए राज्य मंत्री से उसकी भिन्न स्थिति हो जाती है और कैबिनेट मिनिस्टर के से नीचे की स्थिति उसकी होती है। तो ये बीच की स्थिति है। तो अब स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, अगर अगर प्रधानमंत्री ऐसे इतने मंत्री रखते हैं और रख सकते हैं, ये केवल प्राइम मिनिस्टर के विजडम पर है, प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कितने तरह के मंत्री अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं। क्लियर? तो अब राज्य मंत्री सहायता और सहयोग करेगा, उप मंत्री भी वही काम करेगा अपने विभाग में, अपने कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोग करेगा, संसदीय सचिव भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोग करेगा। प्रचलन में इस समय उप मंत्री और संसदीय सचिव प्रचलन में इस समय नहीं है। यह इंदिरा गांधी तक चला है, संसदीय सचिव तक, और नरसिंह राव तक उप मंत्री की परंपरा चली है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्होंने इस प्रचलन को समाप्त कर दिया और केवल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री अब भी हैं। और इसके बाद ये, तो इन सबका सामूहिक नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद हिंदी में। और यह मंत्री परिषद शासन नहीं करता है, ध्यान रखिए, लेकिन संविधान में सदैव मंत्री परिषद शब्द का ही प्रयोग किया गया है। लेकिन व्यवहार में संसदीय लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र 90% रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित होता है। प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों के विषय में पूरा संविधान मौन है, और प्रधानमंत्री से शक्तिशाली भारत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। वो शक्ति का केंद्र होता है, वो सत्ता का वास्तविक निकाय होता है, वो जिसमें भारत की प्रशासनिक शक्ति निहित होती है मंत्रिमंडल, उसका वह प्रमुख होता है, उसका वो अध्यक्ष होता है, उसी के सभापतित्व में प्रशासन का निर्णय लिया जाता है। और जो उसने निर्णय ले लिया, कैबिनेट में कोई भी व्यक्ति उसका प्रतिरोध या विरोध नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री की अपनी हैसियत होती है, और बहुत ही शक्तिशाली, वो सत्ता का केंद्र, देश का नेता और प्रशासन का मुखिया होता है। और राष्ट्रपति को उसने जिस तरह का प्रशासनिक परामर्श दे दिया है, राष्ट्रपति उसी परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। और जैसा कि 74(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने परामर्श को एक बार वापस कर सकता है। राष्ट्रपति को केवल अधिकार है कि मंत्रिमंडल ने जो परामर्श दिया है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यह मंत्रिमंडल पर है कि वह उस पुनर्विचार करता है अथवा ज्यों का त्यों पुनः भेज देता है। तो जैसी भी स्थिति हो, पुनर्विचार कर लिया तो यह राजनीतिक विवेक और बुद्धि का प्रतिफल है। और अगर जैसे कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश की रमेश भंडारी नामक राज्यपाल ने बर्खास्त कर दी थी, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन साहब ने उसे मंत्रिमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, और देश की मीडिया में हाहाकार हो गया। लोक लाज का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उस पर पुनः विचार के लिए उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा विचार नहीं व्यक्त किया, और वहां राष्ट्रपति के निर्णय का सम्मान हुआ। तो ये लोकतंत्र का तकाजा है, नैतिकता का आधार है, क्योंकि केवल रीति रिवाज और परंपराओं से ही संसदीय लोकतंत्र नहीं चलता है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र लोक लाज से भी चलता है, नैतिकता से भी चलता है। और वास्तव में जो गांधी के सपनों का भारत है, जो नेहरू के सपनों का भारत है, जो दीनदयाल के सपनों का भारत है, वह लोकराज लोक लाज से ही चलेगा। तो इस तरह एक बार पुनर्विचार के लिए, इस लोक लाज के लिए ही रखा गया है कि अगर कहीं गलती हो जाए तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहे, इसलिए ऐसा प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया। तो मैं विषय पर आता हूं। इतना समझाने का विषय यही था कि जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है वो क्या है? लेने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल। हाँ, गुड, मंत्रिमंडल होता है, और जिसे हम कैबिनेट अंग्रेजी में कहते हैं।
यही प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। अब मंत्रिमंडल का भी एक सचिवालय होता है, आपको इसमें पढ़ना है। कैबिनेट सेक्रेटरीट जब हम पढ़ेंगे, केंद्रीय सचिवालयों को पढ़ेंगे, तो हम पीएमओ को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ऑफिस को पढ़ेंगे और मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी पढ़ेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरीट को भी पढ़ेंगे। तो अभी हम सेंट्रल सेक्रेटरीट को पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है क्या, केंद्रीय सचिवालय क्या है, अब इसको समझना है। और इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड बनाया है और भारतीय प्रशासन को समझना है। और जब तक मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों और मंत्रिमंडल की समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तब तक आपकी संकल्पना स्पष्ट नहीं होती। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रशासन का जो मुख्य संचालक घटक है, जो मुख्य संस्थान है, जो मुख्य निकाय है, जो मेन इंस्टीट्यूशन है, उसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट या मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो अब बैठ करके केवल चाय पीने के लिए तो मंत्रिमंडल की बैठकें होती नहीं, वहां देश के लिए भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री जो एक दिन में 25 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, पूरा भारत सड़कों के जाल से पट चुका है। हमारा पूर्वांचल उससे अछूता था, वह भी ग्रीन एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और सबसे बड़ी सौगात है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। गंगा के संरक्षण के लिए पूरे भारत में योजना है। गंगा गंगोत्री से निकल करके और गंगा सागर में जहां तक मिल रही है, वहां तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के माध्यम से भारत की सरकार गंगा का संरक्षण कर रही है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना है, गंगा के किनारे वृक्षों को लगाना है और उसके किनारे किनारे ही रोजगार का सृजन करना है। इसके लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मेरे कहने का अर्थ है कि मुजफ्फरपुर बिहार का, वहां का परवल, वहां की लीची, बिहार के उत्पादन, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज के उत्पादन किस तरह देश के अन्य स्थानों पर जाए, किसान लाभान्वित हो। इसके लिए प्रशासन का प्रबंधन और प्रशासन का प्रबंध कौशल इसी में है कि वह या तो पथ परिवहन को मजबूत कर दे, अर्थशास्त्र वाले जानते हैं, अथवा वह रेल परिवहन को मजबूत करे। रेल की अपनी एक सीमा है, लेकिन अगर सड़कें ठीक है तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इधर उधर से भी गांव की उत्पादन आकर के मुख्य सड़क से जुड़ करके देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी को उत्पाद पहुंचा सकते। और इसीलिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का सृजन करना भारत सरकार की संकल्पना है। बड़ी गंगा की घाटी उर्वर भूमि है, वहां पर बहुत उत्पादन होता है और उन हाथों को काम देना, उन किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सरकार का सपना है। बहुत पहले से ही रहा है सरकारों का सपना, कोई साकार कर पाता है, कोई साकार नहीं कर पाता है। तो ये जो निर्णय लेने वाला निकाय है वह मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल, अब जैसे मैंने कहा ग्रीन फील्ड बनाना है, तो ग्रीन फील्ड बनाना है, इस पर कितना बजट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये निर्णय कहाँ होगा, मंत्रिमंडल में होगा। तो मंत्रिमंडल में जब निर्णय होगा तो उसका भी एक दफ्तर कार्यालय होगा, उसका भी एक ऑफिस होगा। इसी को हम मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, इसको कहते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। इस सचिवालय में बैठ करके, और भारत का वह प्रथम सौभाग्यशाली आईएएस अफसर होता है जो इस कैबिनेट के बैठकों में सम्मिलित होता है और कैबिनेट के बैठकों में सम्मिलित होकर के एजेंडा लिखता है, क्या निर्णय हुआ है, इससे सारे मंत्रालयों को अवगत कराना। यहीं से सेंट्रल सेक्रेटरीट की चाबी खुलेगी, केंद्रीय सचिवालय कैसे समझ में आएगा, यह सूत्र यहीं छिपा हुआ है। तो जो कैबिनेट है,
मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, निर्णय तो यही होगा। ये सारा सबसे बड़ा सैद्धांतिक दृष्टि से, पीएमओ को बाद में हम पढ़ाएंगे तो क्रिटिसाइज में हम लोग देखेंगे, उसके विश्लेषण में जाएंगे। तो आज के जमाने में अब पीएमओ महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन वास्तव में सैद्धांतिक दृष्टि से असली मजबूती किसकी होनी चाहिए, क्योंकि सारा निर्णय यही होता है। और जो भी प्रधानमंत्री नेहरू बहुत डेमोक्रेटिक थे, तो वो पीएमओ को आगे नहीं बढ़ने दिए। लाल बहादुर शास्त्री पीएमओ को आगे नहीं बढ़ने दिए। इंदिरा जी के जमाने से पीएमओ का महत्व बढ़ा। खैर, उस पर हम बाद में वार्ता करेंगे जब पीएमओ पढ़ाएंगे। तो यह कैबिनेट जो भी निर्णय लेता है, मैंने बताया ना पहले, कृषि से, रेल से, रक्षा से, वाणिज्य से, मैंने लिखा है एक वृत्त बनाया है और बीच में कैबिनेट है और परिधि पर सारे मंत्रालय हैं, अन्य मंत्रालय, अदर मिनिस्ट्री, आप उसको समझ लीजिए। सारे मंत्रालय हैं, कृषि है, रक्षा है, वाणिज्य है, सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन है, जितने भारत सरकार के मंत्रालय हैं वो सारे परिधि पर हैं। और सारे निर्णय कहां होंगे? कैबिनेट में होंगे, चाहे किसी विभाग का हो। निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वह कैबिनेट ही लेता है। और कैबिनेट के निर्णय, उसका भी अपना एक बड़ा बड़ा भारी भरकम कार्यालय है। और उसके निर्णय, अब जैसे रेल से संबंधित कोई निर्णय ले लिया गया तो वो किसको भेजा जाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी किसको भेजेगा? रेल विभाग को भेजेगा। रेल मंत्रालय नहीं होता है, रेलवे बोर्ड होता है, हम उसको बताएंगे। वो रेलवे बोर्ड को भेज देगा। डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस से संबंधित निर्णय भेज देगा। होम मिनिस्ट्री को, कृषि को, सारे विभागों को भेज देगा कि आप इस पर एक्शन लीजिए। वो भूतल परिवहन को भेज देगा, उद्योग को भेज देगा, भारी उद्योग, जो जो निर्णय होता है, जिस विभाग से संबंधित निर्णय, वह निर्णय सारे मंत्रालयों में भेज दिए जाते हैं। अब जो केंद्रीय सचिवालय है, इसको कहते हैं जहां पर कई मंत्रालय, सारे मंत्रालय जहां पर स्थित होते हैं, उस क्षेत्र को, उस भाग को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। केंद्र सरकार के जितने सचिवालय, रक्षा, गृह, वाणिज्य, यहां तक कि पीएमओ भी, जितने मंत्रालय हैं, उनका सम्मिलित समवेत नाम, इंटीग्रेटेड नेम क्या है? वह है केंद्रीय सचिवालय। और निर्णय का केंद्र क्या है? उसका न्यूक्लियर क्या है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय। वहीं सारी पॉलिसी मेकिंग होगा, वहीं डिसीजन मेकिंग होगा, वहीं नीतियों का निर्माण होगा, वहीं निर्णयों का निर्माण होगा। और सारे मंत्रालयों को कंप्लायंस के लिए, लागू करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो जहां पर सारे मंत्रालय एक साथ रहते हैं और उन सारे मंत्रालयों को कैबिनेट के आदेश निर्देश भेज दिए जाते हैं और कैबिनेट उन पर निगरानी करता है। प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी करते हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री से बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। स्वयं प्रधानमंत्री सारी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका कार्यालय मॉनिटरिंग करता है और कैबिनेट उसका मॉनिटरिंग करता है, उसकी केयर टेकिंग करता है, देख रेख करता है। तो ये जितने मंत्रालय हैं, उनको आदेशित करना, निर्देशित करना, उनको नियंत्रण करना, उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट लेना कि आपके कार्य की क्या प्रगति है, आप कितना, हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया था, आपने कहा था, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, यह सारा प्रतिवेदन और फिर उस पर आदेश देने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय करता है। तो जहां पर सारे मंत्रालय एक साथ कैबिनेट के निर्देशन में काम करते हैं, कैबिनेट के ऐसे निर्देशन में काम करने वाले एक जगह पर स्थित भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों के समूह को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। सबको स्थिति स्पष्ट हो गई? सब लोग इस चीज को समझ गए? ओके। तब यहां से अब हम कल के अध्याय में हम लोग केंद्रीय सचिवालय को पढ़ेंगे कि केंद्रीय सचिवालय में कितने सचिव होते हैं, हर मंत्रालय, हर गृह में,
रक्षा में कैसे कैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि केंद्रीय सचिवालयों की स्थापना हमारे द्वारा नहीं बल्कि हमारे जो हम प्रशासन किया करते थे, जिनके हम गुलाम थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई। यह औपनिवेशिक प्रशासन का ही दिया हुआ स्ट्रक्चर है जिस पर आज भी हम चल रहे हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि के बाद कल इसको हम समझाएंगे। आज आप इसकी समझ विकसित कर लिए हैं, इसके बाद अब इसको समझना नितांत सरल, सहज और सुगम्य होगा। आशा है आज की क्लास आप सबके लिए बहुत लाभदायी रही होगी। इन्हीं संभावनाओं के साथ आज की क्लास मैं समाप्त करता हूं। सबको शुभकामनाएं।